वो कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी एक दिन का इंतजार भी सालों नजर आता है, और उन्हीं अच्छे दिनों का इंतजार करते करते न जाने कितने ही साल बीत गए। ये साल 2023 भी बीतने वाला है, लेकिन हमारे हाथ कुछ अच्छा नहीं आया। आई तो सिर्फ कुछ नफरत, कुछ आंसू और जिंदगी भर जख्म देने वाले हादसे। और जिस तरीके से हमारी वर्तमान सरकार की स्थिति है, हो न हो 2024 में हमें इससे ज्यादा बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा, आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी। नया साल 2024 बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है, और कुछ अच्छी बुरी यादों के साथ साल 2023 अलविदा कहने वाला है। लेकिन इस साल के 12 महीने क्या कुछ हुआ, इन 12 महीनों की सरकार की 12 नाकामियों पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, जिनसे हमें सबक लेने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले हमारे साल 2024 में ऐसी गलतियां ना हो। इस वीडियो में आज हम 2023 के 12 महीनों में सरकार की 12 नाकामियों पर चर्चा करेंगे, जो भुलाए नहीं भूलती। और कभी कभी तो ऐसा जहन में आता है कि काश अगर ये गलतियां नहीं होती तो ये साल हमारे लिए कुछ और बेहतर होता। शुरुआत करेंगे इस साल 2023 के जनवरी के महीने से। दोस्तों, हाल ही में अभी आपने WFI के सस्पेंशन की खबरें सुनी होगी, लेकिन आपको बता दूं, इस सस्पेंशन के तार भी इसी साल की जनवरी के महीने से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, साल 2023 भी हैप्पी न्यू ईयर बोलकर शुरू किया गया था, लेकिन इस साल के पहले ही महीने जनवरी की शुरुआत हमारे ओलंपिक चैंपियंस के धरना प्रदर्शन से हुई थी। वो ओलंपिक चैंपियंस जो विश्व पटल पर गोल्ड मेडल ला रहे थे, वो ही चैंपियंस हमें सड़क पर दिखाई दिए, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि अगर हमारे ओलंपिक चैंपियंस ही इतने परेशान हैं, उन्हें अपना मेडल वापस करना पड़ा, कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा, और न जाने कितने ही आंसू इन पहलवानों ने बहाए। इनकी जीत पर पीठ थपथपाने वाली सरकार ने इनकी एक न सुनी, और अगर आज उनकी सुनी भी गई है तो वो सिर्फ गद्दी के लालच में, और इसे मैं सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी मानती हूँ। इस साल के शुरुआत में हुए प्रदर्शन का परिणाम हमें साल के अंत में देखने को मिला। यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले में अगर हमारे चैंपियंस खिलाड़ियों को न्याय पाने में 1 साल लग गया, तो न जाने हमारे आम लोगों को कितना ही समय लगेगा। और इसीलिए मैं इसे सरकार की सबसे बड़ी कमी मानती हूँ, या मैं कहूँ कि हमारे सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि हमें न्याय तो मिलता है, लेकिन थोड़ी देरी से, और वो देरी कितनी, मात्र 1 साल की। जस्टिस डिलीवर्ड बट डिलेड। अब बढ़ते हैं इस साल के फरवरी महीने की ओर, जब BBC हमारे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है, द मोदी क्वेश्चन। द मोदी क्वेश्चन वही डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, जो 2002 के दंगों पर बनाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को दिखाया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है जनवरी में, लेकिन BBC के दफ्तर में सर्वे के नाम पर रेड मारी जाती है फरवरी में। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद ही BBC के दफ्तर पर रेड क्यों मारी गई, या मैं कहूँ सर्वे क्यों किया गया। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होते ही इसे तुरंत बैन करने के आदेश दे दिए गए। अब इसे मैं सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी मानती हूँ, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री का बैन सिर्फ एक मूवी पर बैन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का गला दबाना था। क्योंकि हमारी सरकार नहीं चाहती थी कि हमारी देश की जनता को प्रधानमंत्री की सच्चाई पता चले, या कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ बोले। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चाइना में लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने से मना कर दिया जाता है, और इसे ही तो शायद तानाशाह सरकार कहते हैं। अब दोस्तों, तानाशाह सरकार की बात हो और विपक्ष के सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मार्च का वो महीना जब कांग्रेस के राहुल गांधी की संसद सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था, सांसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, और उसके पीछे की वजह सिर्फ
मोदी अदानी पर सवाल पूछना। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बातों ही बातों में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। लेकिन साल 2023 का मार्च का वो महीना जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, और असल वजह थी 2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी का विवादित बयान। दोस्तों 2019 के एक पुराने से राहुल गांधी के मोदी सरनेम के विवाद के शोर में मोदी अडानी के संबंधों पर सवालों को दबाना, मैं इसे सरकार की बहुत बड़ी नाकामी मानती हूँ, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं था जब तमाम ऐसे बेवजह के मुद्दों में सरकार से पूछे जाने वाले असल सवालों को दबा दिया जाता था। और दोस्तों नाकामियों का सिलसिला भी यही खत्म नहीं होता। ये मार्च का वही महीना था जब हमारे कूनो नेशनल पार्क में चीता साशा की मौत हुई थी। जी हाँ, ये वही चीता था जो मोदी जी 2022 में भारत के लिए गिफ्ट के तौर पर लाए थे। लेकिन वो ये शायद भूल गए थे कि इन चीतों को लाना और इन चीतों का भरपूर ध्यान रखना दो अलग अलग बातें हैं। चीता शासा की मौत के बाद लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 चीतों की लगातार मौत होती रही। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बोलना जरूरी नहीं समझा। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, इन चीतों की लगातार मौत पर हमारी सरकार ने क्या कुछ ठोस कदम उठाए? दोस्तों अपनी प्रसिद्धि और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए हमारे मोदी जी ने इन बेजुबान जानवरों को बलि चढ़ा दिया, और इसे मैं सरकार की एक बड़ी नाकामी मानती हूँ। चलते हैं 2023 के अप्रैल महीने की ओर, जब पुलवामा अटैक और सत्यपाल मलिक ही अप्रैल की सारी सुर्खियां बटोर कर ले गए। जी हाँ, सत्यपाल मलिक का द वायर को दिया गया वो इंटरव्यू जिसने इस पुलवामा अटैक को लेकर सरकार की पोल खोल कर रख दी। 2019 के पुलवामा अटैक में शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज जब उससे जुड़े सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं तो उन सवालों के जवाब देना ये सरकार जरूरी नहीं समझती, और इसे मैं सरकार की एक बड़ी नाकामी मानती हूँ, क्योंकि लगातार सवाल उठने पर भी सरकार ने बोलना जरूरी नहीं समझा। और अगर सत्यपाल मलिक के दावे इतने ही झूठे थे तो इन पर सरकार को सामने आकर इस पर सफाई देनी चाहिए थी। लेकिन पुलवामा अटैक के इस खुलासे को लेकर सरकार की चुप्पी खुद ही सरकार की एक बड़ी नाकामी की ओर इशारा करती है। दोस्तों अप्रैल के इस महीने में सरकार की नाकामियों का सिलसिला यही नहीं थमता। हमारे भारत को तब एक बड़ा झटका लगता है जब यूएन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि हमारे भारत देश ने जनसंख्या में चाइना को भी पार कर दिया है। दोस्तों ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है कि हमारी सरकार हमारे भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाई, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई, और इसी का नतीजा आज हमारी देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं? क्या उस हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं? दोस्तों इस पॉपुलेशन बस्ट को मैं सरकार की बड़ी नाकामी इसलिए भी मानती हूँ क्योंकि हमारी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी गद्दी का लालच है। शायद इसी वजह से अभी तक हमारे भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ पाया। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं साल 2023 के मई के महीने की। दोस्तों मई में भड़की मणिपुर हिंसा भुलाए नहीं भूलती। मणिपुर हिंसा हमारे भारत देश के इतिहास के उन काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा जब सैकड़ों ही लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारी सरकार ने एक शब्द भी बोलना जरूरी नहीं समझा। उस मई का वो महीना था जब कुकी और मैती समुदाय के बीच में रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर एक बहस छिड़ी, और देखते ही देखते वो सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई। दोस्तों आज भी मणिपुर हिंसा हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारी सरकार इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। लगातार इस हिंसा में आज भी लोग परेशान और तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे एक शब्द नहीं बोला तो नहीं बोला।
मणिपुर की जनता हमारे पीएम मोदी को अपने पास बुलाती रह गई, लेकिन हमारे मोदी जी वहां नहीं गए। दोस्तों, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी ये मानती है कि हमारी सरकार इस मणिपुर हिंसा को रोक नहीं पाई, और ये शायद हमारे देश की, हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, जो आज भी मणिपुर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, मई के इस महीने में हमें हमारा नया संसद भवन भी मिला था, और ये हम सभी भारतवासियों के लिए एक खुशी की बात थी। लेकिन जब से घुसपैठिए इस नए संसद भवन के अंदर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी अब कुछ शर्म सी आती है, क्योंकि ये वही नया संसद भवन है जिसमें सिक्योरिटी के, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से दो अनजान युवक के संसद भवन में इतनी आसानी से घुसते हैं, स्मोक स्प्रे करते हैं, इससे हमारे संसद की सुरक्षा में चूक होती है, और इस चूक पर हमारी सरकार की एक बड़ी नाकामी सामने निकल कर आती है। अब दोस्तों, बात करते हैं 2023 का जून का वो महीना जो सैकड़ों लोगों के जीवन में काली यादें छोड़कर गया। दोस्तों, आपको याद होगा जून में हुआ वो उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। करीब 300 लोगों की इस ट्रेन हादसे में जान चली गई, और न जाने कितने ही परिवार के लोगों की आंखों में आंसू दे गया ये ट्रेन हादसा। लेकिन इन आंसुओं के पीछे भी वजह थी हमारी सरकार, हमारी वो सरकार जिसने हमारी ट्रेन के सिस्टम की, फैसिलिटीज की, इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग जैसे सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन, तीनों ट्रेनें आपस में भिड़ गईं, और इस भिड़ंत में करीब 300 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। दोस्तों, इस हादसे के बाद लगातार सरकार पर सवाल उठते रहे, लेकिन सरकार ने इस पर एक शब्द भी बोलना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक ट्रेन हादसे में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस ट्रेन हादसे को नाकामी मानकर इस्तीफा देने की बात कही थी। लेकिन इस ट्रेन हादसे के वक्त हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या इस्तीफा देने की बात कही? दोस्तों, वो हमारी सरकार की सुरक्षा में, सरकार की गोद में आज भी सुरक्षित हैं, और वहीं सैकड़ों लोगों ने इस ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इस ट्रेन हादसे को मैं सरकार की एक बड़ी नाकामी इसलिए भी मानती हूँ, क्योंकि अगर फरवरी में पहले से ही मैसूर का एक ट्रेन हादसा रोका गया था, जिसमें साफ तौर पर इसे हमारे रेलवे सिस्टम का एक सीरियस फॉल्ट बताया गया था, तो तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर हमारी सरकार की क्या तैयारियां थी? आखिर सरकार की वो व्यवस्थाएं कहाँ गईं जिस पर सरकार करोड़ों का रेलवे बजट खर्च करती थी? दोस्तों, क्या ये सरकार की लापरवाही और अनदेखी नहीं कि हमारी भारतीय रेलवे नेटवर्क, जो कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है, इसमें सिर्फ ट्रेनों का उद्घाटन होना काफी नहीं, बल्कि ट्रेन ट्रैक्स का भी रेगुलर मॉनिटरिंग होना उतना ही जरूरी है। और दोस्तों, सवाल एक ये भी उठता है कि आगे आने वाले समय में, हमारे साल 2024 में क्या गारंटी है कि हमें ऐसे बड़े ट्रेन हादसे नहीं देखने को मिलेंगे? सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार ने ऐसी ट्रेन हादसों से क्या सीखा? दोस्तों, बालासोर के ट्रेन हादसे को मैं सरकार की एक बड़ी नाकामी मानती हूँ। दोस्तों, जून के बाद आता है हमारे जुलाई का वो महीना जिसमें हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करता है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के इस सफल लॉन्चिंग के बाद जब हमारे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा होता है, फिर एक घटना आती है जो हर भारतवासी का सर शर्म से झुका देती है। जी हाँ दोस्तों, वही सर जब हमारा फक्र से ऊंचा उठता है कि हाँ, अब हम भी चांद पर पहुंच गए हैं, वही सर हमारा शर्म से नीचे झुक जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश की 2 महिलाओं को नग्न कर सरेआम बाजार में घुमाया जाता है।
दोस्तों, मणिपुर हिंसा का शिकार हुई मणिपुर की वो 2 महिलाएं जिन्हें सरेआम निर्वस्त्र कर बुरी तरीके से खदेड़ा जाता है। 10 आदमियों के बीच में बिना कपड़ों के 2 महिलाओं को सरेआम घुमाया जाता है और हमारे मोदी जी इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। दोस्तों, इस वाक्य पर शर्म और तब ज्यादा आती है जब हमारे मोदी जी इन महिलाओं की संवेदनाएं बटोरने के बजाय, मणिपुर के लोगों का साहस बनने के बजाय इस शर्मनाक घटना को राजस्थान से जोड़कर इस पे राजनीति करते हैं। दोस्तों, मैं इसे सरकार की एक बड़ी नाकामी मानती हूँ। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, चलते हैं आगे अगस्त महीने की ओर, जब हमारे देश का खूबसूरत हिस्सा हमारा हिमाचल प्रदेश बारिश में, बाढ़ में बह रहा होता है। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है और हमारे हिमाचल प्रदेश जैसा खूबसूरत राज्य बह जाता है। करीब 12,000 करोड़ का इस आपदा में नुकसान होता है और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी होती है, ये जानते हुए भी कि तमाम ऐसे राज्य जो पहाड़ों पर बसे हैं ये बेहद ही सेंसिटिव जोन में आते हैं और यहाँ पे भूस्खलन, बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटना आम तौर पर देखी जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सरकार ने कोई ठोस व्यवस्थाएं की हैं? क्या आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस वाले इक्विपमेंट्स हैं जिनसे ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हम निपट सकें? दोस्तों, दिलों को झकझोर कर देने वाली हमारी हिमाचल प्रदेश की ये बड़ी प्राकृतिक आपदा को मैं सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी इसलिए मानती हूँ क्योंकि हमारे मोदी जी एक तरफ तो विश्व पटल पर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और दूसरी ओर हमारा एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश बाढ़ के पानी में बह रहा होता है। आप क्या सोचते हैं? जरूर बताएं। दोस्तों, 2023 का सितंबर महीना सिर्फ और सिर्फ नफरत की भेंट चढ़ता है। दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार शांति और अखंडता की बात करती है, ये शांति दूत सरकार तब कहाँ चली गई थी जब हमारे माननीय बीजेपी सांसद बिदूड़ी जी एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मुल्ला, कटुआ और भड़वा कहकर उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर, अभी मैं संसद भवन में लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो सरकार की गोद में सुरक्षित हैं। और वहीं दूसरी ओर सरकार से सिर्फ सवाल करना, मोदी अदानी पर सवाल करना, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल करना, तब लोगों की सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये विपक्ष के सांसदों को संसद भवन से बाहर ही निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये वाक्य पहला नहीं है, पहले भी ऐसे कई वाक्य में देखने को मिले जब भाजपा के कई ऐसे मंत्री और सांसद धर्म को लेकर विशेष टिप्पणी करते हैं, सांप्रदायिक भड़काऊ बयान देते हैं और हमारी सरकार चुप्पी साधे रहती है। दोस्तों, मैं सरकार की एक बड़ी नाकामी मानती हूँ इसे। दोस्तों, सितंबर का ये वही महीना है जब हमारी सरकार इंडिया वर्सेस भारत की एक बेवजह की डिबेट में हमारी देश की जनता को भिड़ा देती है और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका देती है। जहां जब सरकार को ये डर लगता है कि कहीं उनसे मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल न कर दिए जाएं, तो तमाम ऐसे सवालों से बचने के लिए वो इंडिया वर्सेस भारत जैसे मुद्दों के शोर में एक बेवजह की डिबेट में लोगों को भिड़ा देती है और लोगों का माइंड बड़ी खूबसूरती से डाइवर्ट कर देती है। दोस्तों, ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना तो सरकार की एक बड़ी नाकामी का उदाहरण देकर जाता है। जी हाँ, अक्टूबर का महीना हमारे साल 2024 के उस भारत का दरवाजा खोलता है जिस भारत में एक निष्पक्ष पत्रकार के खिलाफ आतंकवाद और देशद्रोह की धाराएं लगती हैं।
दोस्तों, ये अक्टूबर का वही महीना था जब हमारे देश के कुछ गिने चुने निष्पक्ष पत्रकार अभिसार शर्मा, जिनके आज के समय पर YouTube पे 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार आनंदो चक्रवर्ती, उर्मिलेश, भाषा सिंह जैसे कई निष्पक्ष पत्रकार जो सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें यूएपीए, देशद्रोह और आतंकवाद जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लगातार उन्हें जान माल की धमकियां दी जाती है। दोस्तों, मैं इसे सरकार की एक बड़ी नाकामी इसलिए मानती हूँ क्योंकि एक पत्रकार वो होता है जो सरकार से सवाल करता है और ये एक लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है। दोस्तों, आज के समय पर सरकार से सवाल करना देशद्रोह बता दिया जाता है और इसी देशद्रोह की धाराओं में लगातार अभिसार, उर्मिलेश, भाषा सिंह जैसे बड़े बड़े पत्रकारों का गला घोटा जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, या मैं कहूं लोकतंत्र की हत्या की जाती है ताकि हमारी सरकार से सवाल न किए जा सके, क्योंकि हमारी सरकार इन तमाम सवालों से कुछ बचती है और नहीं चाहती है कि उससे कभी कोई सवाल पूछे। तो इसीलिए ऐसे बड़े बड़े पत्रकारों का दमन कर दिया जाता है, इनकी आवाज को दबा दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है और ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। दोस्तों, फिर आता है नवंबर का महीना, जो एक बार फिर सरकार की एक बड़ी नाकामी दिखाता है और सरकार के तमाम बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा नवंबर के महीने में हुआ सिलक्यारा उत्तरकाशी टनल हादसा, जहां हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से टनल में करीब 41 मजदूर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। सरकार की अनदेखी और खराब तैयारियों की वजह से तमाम ये 41 मजदूर टनल में करीब 20 दिन तक फंसे होते हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, इस हादसे को मैं सरकार की नाकामी इसलिए मानती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस जोन को, जिसे इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है, अगर ये जानने के बावजूद भी कि उत्तरकाशी का ये रीजन ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उसके बाद भी हमारी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन क्यों दे दी, और अगर दी भी है तो तमाम उन सुरक्षा पैमानों का क्या, उन तमाम पैरामीटर्स का क्या जिस पर ये प्रोजेक्ट कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी से सवाल क्यों नहीं किए गए कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों? क्योंकि तमाम ऐसे सुरक्षा के पैमानों को ताक पे रख दिया गया था और इसी का खामियाजा हमारे मजदूरों भाइयों को भुगतना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस स्पेशल महीने की, 2023 के उस दिसंबर महीने की जिसने सरकार की पूरे साल की पोल 1 मिनट में खोल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में संसद सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि जब विपक्ष लगातार इस घटना से जुड़े सवाल कर रहा है, तब इस सवालों का जवाब देने की बजाय इन तमाम सांसदों को संसद भवन से ही बाहर कर दिया गया। उसके बाद ये कड़ी चलती रही। हमारे जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति की अपमान को जाटों के अपमान से जोड़कर इन तमाम मुद्दों से जनता को डाइवर्ट किया गया। वही नया संसद भवन जिसका उद्घाटन मई के महीने में हुआ था, बड़े बड़े सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, लेकिन दिसंबर के इस महीने में जब 2 घुसपैठिए संसद भवन के अंदर घुसते हैं, स्मोक स्प्रे करते हैं और सरकार के खिलाफ नारे करते हैं, ऐसे में तमाम इन घुसपैठियों ने सरकार की नाकामी की तस्वीर साफ कर दी और तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। दोस्तों, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले सालों में हम और कितना तैयार हैं। साल 2023 के इन 12 महीनों में जो बड़ी अप्रिय घटनाएं हमने देखी, इससे हमारी सरकार ने कितना सबक सीखा और आगे आने वाली ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए हम कितना तैयार हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं परेशान करते हैं। दोस्तों, आखिरी में मैं बस उम्मीद करती हूँ कि हमारे आगे आने वाला साल 2024 हैप्पी न्यू ईयर सच में हैप्पी हो
और जो घटनाएं हमने इस साल देखी वो अप्रिय घटनाएं हमें आगे देखने को ना मिले। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन देखिएगा ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। अलविदा।